आज हम लोग यार नई रिएक्शन की बात करते हैं। SN1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है दोस्त अपना SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसी बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कोई इसमें ज्यादा चक्कर नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो पहले रिएक्शन का टाइप समझ लीजिए। रिएक्शन का टाइप कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए हमने एक जनरल लिया, R है कोई कार्बन का ग्रुप और इसके साथ लगा है लीविंग ग्रुप और इसकी रिएक्शन हमने कराई किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो अगर न्यूक्लियोफाइल से कराई तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और SN2 को फॉलो करते ही न्यूक्लियोफाइल कहते हैं अटैक करता है और लीविंग ग्रुप निकल जाता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और लीविंग ग्रुप निकल गया तो यहां पर जैसा आपको दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड में पीछे आएगा, R से अटैच हो जाएगा और आपका लीविंग ग्रुप माइनस निकल जाएगा। अब जैसा आपको रिएक्शन में लिख रहा है या दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है SN2 का मतलब क्या है। जैसे SN1 का मतलब था यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे ही SN2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे अगर मुझे दिखाना है तो इसका बेसिक सा फंडा ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे अटैक करता है और लीविंग ग्रुप जो है वो निकल जाता है। तो अगर लीविंग ग्रुप निकल रहा है तो जाहिर सी बात है जो लीविंग ग्रुप आपका होगा वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अभी मैं आपको सारे पॉइंट बता भी दूंगा। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है तभी वो निकलेगा और तभी वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज वो क्यों निकलेगा। मैकेनिज्म की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैकेनिज्म मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं और आप थोड़ा सा देखिएगा जनरल मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे कोई एक ग्रुप कंसीडर किया कि मैं यहां ले रहा हूं R, समझिएगा यहां पर इसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं तो यहां मैंने लगा रखा है H, यहां पर मैंने लगा रखा है ड्यूटेरियम और कार्बन की चौथी वैलेंसी जिसको मैं ये दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से बॉन्ड दिखा रहा हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं या मैं इस बॉन्ड को अभी नॉर्मल बना लेता हूं और मैं यहां पर बेटा लगा रहा हूं कोई लीविंग, Lg का मतलब लीविंग। SN2 मैकेनिज्म कराने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में एक स्टेप का मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है समझिएगा। SN2 को ये फॉलो करने जा रहा है तो मैंने यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। अब न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये कार्बन जाहिर सी बात है कायरल कार्बन है। मैं जानबूझ के कायरल ले रहा हूं, नॉन कायरल भी होगा तो भी होगा यही। अब कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक बात तय है यार, न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो ये न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी है कि उसे अटैक इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो ऐसे पीछे से अटैक करना पड़ेगा, यानी जो अटैक होता है वो हमेशा पीछे से होता है। अब अगर इसने इस तरीके से अटैक किया तो अटैक करते यहां सिचुएशन क्या बनेगी ये समझने वाली बात है, देखिएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी रिएक्शन का। ये ड्यूटेरियम, ये लीविंग ग्रुप जो है दोस्त, ये धीरे धीरे टूट रहा होगा।
यानी निकल रहा होगा, ये लिविंग ग्रुप है। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इस पे नेगेटिव चार्ज, वो धीरे धीरे ऐड हो रहा होगा, ये बन रहा है यहां पे। इसे इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे समझिएगा, इतने पोर्शन को, ये हर SN2 मैकेनिज्म में होता है, इतने पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम देंगे? ट्रांजिशन स्टेट। अब एक बात बताइए, अगर ये ट्रांजिशन स्टेट यहां बन रही है तो न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड के बीच का एंगल जो है वो कितना है? 180 डिग्री रहता है हमेशा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप धीरे धीरे इसे छोड़ रहा होता है। तो बोला जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपको याद रखना है कि रीअरेंजमेंट कभी नहीं हो सकता, यानी रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। आगे तो हम लोग लिख ही लेंगे, अभी की बात कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब आपको मेन बातें याद रखनी है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 5 वैलेंसी है। तो अगर 5 वैलेंसी है तो इसको बोला क्या जाता है कि यहां पर कई बार एक शब्द आ जाता है और इसे बोलते हैं क्या? पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर। नया नाम है, ध्यान रखना है, बोलेंगे पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। अब ये होता इस तरीके से कि मान लीजिए आपका जो ये टेट्राहेड्रल कार्बन था ये कुछ इस तरीके से था और मैंने इस लिविंग ग्रुप को ये दिखाया। तो अब जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोफाइल नीचे से ही अटैक करेगा। दोस्त अगर नीचे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस समय क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप जो है वो हट रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से इन तीनों बॉन्ड पर, ये टेट्राहेड्रल है, रिपल्सन क्रिएट होगा। और मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा लूं तो रिपल्सन की वजह से ये स्ट्रक्चर धीरे 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 एक प्लेन में आना शुरू कर देता है। तो लगता है हमें कि स्ट्रक्चर में कि वैलेंसी आपको 5-5 दिख रही है लेकिन 4 बॉन्ड है। बोला जाता है कि ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं और प्लेन में होने की वजह से कह सकते हैं कि यहां पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। कैसा रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन को वो फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अब अगर ये सिचुएशन है और इस तरीके से मामला है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लिविंग ग्रुप निकल चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल आ गया होगा। तो अगर मैं इसके आगे का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिएगा जरा, मैं जानबूझ के यहां बना रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहां पर R होगा, लिविंग ग्रुप हमारा जहां लगा था उसके जस्ट अपोजिट कौन लग गया होगा? न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि यहां पर हमारा क्या आ गया है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आ चुका है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब एक बात बताइए, ये कार्बन जो था इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो मतलब एक तरीके से अगर आप इसे थोड़ा सा और सिस्टमैटिक बना लें तो एक्चुअली में हमें मिरर इमेज बनानी होती है। तो अगर मैं मिरर इमेज की बात करूंगा तो ये बॉन्ड जो है वो आपको ऐसे पलटे हुए मिलेंगे। तो अगर पलटा हुआ मिलेगा तो ये जो H है वो आपको इस तरीके से मिलेगा और ये जो ड्यूटेरियम है वो आपको कुछ इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा। अब आप यहां पे देख रहे होंगे, अगर मैं इन दो स्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि ये तो हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और पूरी रिएक्शन में अगर बात करेंगे तो कितने स्टेप में हुई है? एक स्टेप में, यानी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। पॉइंट में सारे लिखा दूंगा
पहले आप इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। क्या होगा? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। अब सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा तो ये भी कायरल है, तो ये भी क्या होगा? कायरल होगा। अगर ये कायरल है तो एक बात तो तय है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। अगर ये ए है और ये बी है तो मैं बोल सकता हूं कि जो SN2 रिएक्शन होती है, जो SN2 रिएक्शन होती है, उस SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा यानी ए, बोलो, वो लुक लाइक का मतलब मिरर इमेज का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सेम होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप हट गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया, लेकिन प्रायोरिटी दोनों की सेम रहेगी। तो जिसकी वजह से रिएक्टेंट ए जो है वो क्या लगता है? कन्फ्यूग्रेशन में, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू कन्फ्यूग्रेशन प्रोडक्ट की यानी बी की मिरर इमेज होगा। मेन पॉइंट है कन्फ्यूग्रेशन, मतलब कहा यह जाएगा कि यहां पे हम ये मानते हैं कि लिविंग ग्रुप जब लगा होगा तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है और जो न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी होती है वो लगभग सेम होती है। तो इसका मतलब अगर इसका कन्फ्यूग्रेशन आर है तो 100% इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या मिलेगा? एस। या अगर ये एस है तो ये क्या मिलेगा? आर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन, क्योंकि कन्फ्यूग्रेशन में मिरर इमेज का मतलब है जस्ट इन्वर्ट हो गया है। और इन्वर्जन SN2 रिएक्शन जितनी भी होंगी उसमें 100% होगा। अब अगर इस तरीके से कायरल कार्बन है और आप SN2 करा रहे और इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, 100% इन्वर्जन मिलेगा। इस इन्वर्जन के लिए इसे नाम दिया गया, एक नया नाम है और इसे बोलेंगे वाल्डन इन्वर्जन। इसे क्या नाम देंगे? वाल्डन इन्वर्जन। तो इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसे अटैक करना होता है तो पीछे से ही करेगा। जिस समय इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट वो बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल उसी समय जुड़ रहा होगा और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। इस सिचुएशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। 5 तरीके की चीजें दिख रही हैं, इसलिए पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच का एंगल 180 डिग्री रहेगा। जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो फुल्ली इन्वर्टेड प्रोडक्ट यानी 100% यहां पर इन्वर्जन मिलेगा। रिटेंशन की कोई संभावना नहीं है, जो कि SN1 में थी। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन केवल ये 3 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और वो क्या होगा? sp2 होगा। अब यार अगर आपको SN2 कराना है तो SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही बार में हो गया है मामला। तो अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होगी, ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे, जो रिएक्टिविटी होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास SN2 रिएक्शन है और उसकी रिएक्टिविटी यानी रेट के बारे में बात करें तो रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर? एक जो आपने सबस्ट्रेट लिया, क्या लिया? सबस्ट्रेट लिया, उसका कंसंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर दोनों पे डिपेंड करेगा तो SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना होगा? 2। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? कई सारी चीजें हैं दोस्त इसमें। एक बात ये बताओ, लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो हम लोग बोल रहे थे कि जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अच्छा, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट की अगर बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? अच्छा, तो बोला जाता है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है
वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होता है और साथ ही साथ उसका कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा आपको, हाई कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। थोड़ी सी बात दिमाग से उड़ सकती है आपके, लेकिन बुद्धि लगाएंगे तो होगा। होता क्या है दोस्त, अगर आपको कभी किसी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना है तो इसका मतलब होता है कि उस समय आपको एनर्जी कम लगेगी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना सबसे मुश्किल काम होता है। तो एक बात बताइए, कार्बन के तो चारों बॉन्ड पूरे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करना पड़ेगा। पहली लाइन क्लियर हो गई, क्यों पीछे से अटैक कर रहा है। दूसरी बात, अब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो न्यूक्लियोफाइल जबरदस्ती यहां पर इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या वो स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो अटैक कर पाए, और जब वो अटैक करेगा तो रिएक्शन में ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, वो लीविंग ग्रुप को बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए कहा जाता है SN2 रिएक्शन अगर करानी है तो आप अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करें तो आप जो भी बेस ले वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे और कंसंट्रेशन उसका हाई रहना चाहिए। यहां तक की बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब यार SN2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पर, यानी जो आपने लिया है, और साथ में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि SN2 रिएक्शन का रेट अगर इन दोनों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है, मॉलिक्युलरिटी भी क्या है, 2 है। इस इनवर्जन को 100% हमेशा क्या बनेगा, इनवर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि पूरा कॉन्फ़िगरेशन पलट के मिलेगा आपको। यहां रिटेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती, रीअरेंजमेंट किसी कीमत पर आपको कराना नहीं। अब इतनी बात अगर आप नोट करेंगे तो इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। आपको लग रहा होगा यार ये सबस्ट्रेट ले रहा है, हमने तो एल्किल हैलाइड पढ़ा था। एल्किल हैलाइड भी आप लीजिए, यानी मैं आपको जनरल SN2 बता रहा हूं। मान लीजिए, अब अगर आपने इतनी बात सीखी है, मैं ये कहता हूं, मान लीजिए एक एल्किल हैलाइड मैं आपको देता हूं कुछ इस प्रकार का, यहां H है, ये D लगा है, और ये डार्क पोर्शन है, यहां ट्राइटियम है, समझिए, और यहां मैंने I लिया है, ठीक है ना, और यहां पे लिखा गया कि इसकी रिएक्शन कराई जा रही है KOH के साथ। सुनिएगा बात। अब ये बताइए, अगर KOH के साथ कराने जा रहे हैं और मैंने अभी आपको बोल दिया है कि आपको मैकेनिज्म फॉलो करना है SN2, तो दोस्त अगर SN2 फॉलो करना है तो तुम क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH माइनस। OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और I माइनस निकलेगा, यही तो होगा। तो आप बोलोगे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट में आप क्या लिखोगे, कार्बन, यहां लिखोगे OH, ये H, D, और इस तरीके से हम ट्राइटियम लिखा जाएगा। तो एक बात तो तय है, क्या यहां से यहां जाने पे क्या हुआ है इस प्रोसेस, इनवर्जन। क्या हुआ, इनवर्जन। जो बात कर रहे थे कितना, 100%। अब अगर मैं आपसे कहता जो रेट ऑफ SN2 लिखना है, अगर आप 2 ऊपर नीचे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी अगर बात करें तो क्या मैं इसको एक एल्किल हैलाइड मान लूं, तो अगर मैं बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड होगा, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यही तो होगा।
अब यहां पर असल में बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो यहां क्या रहा होगा जरा देखिएगा। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि रेट के साथ रिएक्शन का प्रोग्रेस क्या रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ठीक बात है, ग्राफ खींच रहे हैं। शुरुआत में हम लोगों ने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, सीधी सी बात, कुछ एनर्जी ये हो। और यहां हमने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। ग्राफ चला, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा इसलिए एनर्जी कम होगी, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे बेसिकली अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मान है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 2 मिनट के लिए आप भूल गए। आप ग्राफ को SN2 के लिए एनर्जी वर्सेस अगर देखें तो क्या ये हमारा सबस्ट्रेट था और ये रिएजेंट था, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बना और लास्ट में क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल था वो R के साथ अटैच हो गया और साथ में X माइनस एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। यही रहा होगा। इसी में हमसे कोई कह देता जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। सोचना दोस्तों, अब ये बताओ SN2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अभी पीछे लिखा है हाई लेना है, तो इसका मतलब है ग्राफ क्या जाएगा, ये जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा लोगे SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ये बात आपको याद रखनी। एक बात आपको ये याद रखनी कि जब भी हम SN2 रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्राउडिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि उसे अटैक करना होता है, ज्यादा क्राउडेड होगा तो अटैक नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है, जनरली अगर एल्किल हैलाइड के लिए बात कर रहे हैं तो SN2 रिएक्शन जो फेवरेबल है वो 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। एल्किल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, बाकी तो मैं और कोई सबस्ट्रेट ले सकता हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो SN2 रिएक्शन के लिए आपको ये बात याद रखनी है। यानी और ये तब देखेंगे जब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी सब में सेम होगी, वरना हम लिविंग ग्रुप के साथ भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप अगर होगा तभी ये रिएक्शन हो सकती है। अगली कहानी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जो है वो ये है, जो अभी हम लोग पॉइंट्स में तो लिखेंगे, जब भी अपने को SN2 रिएक्शन करानी होगी तो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए दोस्त सॉल्वेंट लेना पड़ता है, जैसे SN1 में लिए थे। यहां पर जो सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, हमेशा याद रखिएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो इसका मतलब पोलैरिटी तो है मगर H+ देने की क्षमता उसके अंदर नहीं। जैसे पहला मैं आपके सामने लिख दूं CH3 CO CH3, यहां पर ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन H+ देने की क्षमता नहीं है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। अगला है CH3S CH3 डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं DMSO। क्या नाम होगा, डाईमेथिल सल्फोनिल ऑक्साइड। नाम याद रखिएगा दोस्त, डाईमेथिल सल्फोनिल ऑक्साइड। अगला आता है DMF, जो आपको लिखा मिलेगा
इसे बोलेंगे डाईमेथिल फॉर्मामाइड, HCONCH3CH3, यानी इनके पास पोलैरिटी तो है लेकिन H+ देने की क्षमता नहीं। तो एसीटोन लिया जाएगा अगर रिएक्शन में DMSO लिखा जाए, DMF लिखा जाए, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सॉल्वेंट देखकर बता सकते हैं कि रिएक्शन SN2 होगी या SN1। ये सबसे तगड़ा मामला फंसता है, रिएक्शन SN2 होगी या SN1। तो आप कहेंगे मैं पहले सॉल्वेंट चेक करूंगा। सॉल्वेंट अगर पोलर अप्रोटिक दिया है तो मैं SN2 की तरफ जाऊंगा। और मैंने आपको पढ़ाया अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक दिया है, वाटर दिया है, अल्कोहल दिया है, तो इसका मतलब है मैं वहां पर SN1 की तरफ के लिए सोचूंगा। तो आपको याद रखना है आपको कब SN2 सोचना है, क्योंकि ये तो सारी बातें ठीक है लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि यार SN2 कराएंगे कि SN1। और अगर पोलर अप्रोटिक है, SN2 सोचना है, तो फिर ये सोचना है कि अगर अपने पास एल्किल हैलाइड है तो भाई वो एल्किल हैलाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि क्राउडिंग कम हो। क्राउडिंग कम हो मतलब 1 डिग्री होगा ज्यादा अच्छे से देगा, 2 डिग्री होगा थोड़ा मुश्किल होगा, 3 डिग्री होगा, तीनों तरफ से क्राउडिंग होगी तो पीछे से अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है अगर आपके सामने कभी आता है तो। अभी मैं वैसे बेसिकली सारे पॉइंट आपको जैसे मैंने पिछली क्लास में लिखवाए थे मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको इतनी बात याद रखनी है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। मतलब अगर R दिया है तो S बनेगा, S दिया है तो R बनेगा, 100% इन्वर्जन होता है। ये सारी बातें याद रख। न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो वो जाके जबरदस्ती पीछे से अटैक नहीं करेगा तो निकलेगा ही नहीं लीविंग ग्रुप। क्योंकि आप जानते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए, कहा जाता है कि जो हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है उसमें यार एक बात बताओ, कार्बोकैटायन स्टेबल बनना नहीं है तो वो किस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करे। तो कभी वो SN1 तो देने वाला नहीं, SN2 कराना है तो जबरदस्ती कराना पड़ेगा। इसलिए आपको ये बात याद रखनी। इतना पॉइंट नोट करेंगे तो आगे की बात। अब बेटा बात करते हैं SN2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की। जो मैंने बोला है वही मैंने लिख दिया है, आपको नोट्स के तरीके आप बना सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहला SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जो एल्किल हैलाइड लिया था उसका कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब अगर दोनों लेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 2 होगा। ये पूरी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, यानी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट नहीं बनता, वो बेसिकली क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, फेवर्स SN2। यानी अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दिया है तो आप SN2 मैकेनिज्म फॉलो कराएंगे। एसीटोन, DMSO डाईमेथिल सल्फोनिल ऑक्साइड, DMF डाईमेथिल फॉर्मामाइड, अगर ये दिए तो आप समझ जाएंगे SN2। अब यार हम लोग बात कर रहे थे कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्यों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, तभी पीछे से अटैक कर पाएगा और जाके लीविंग ग्रुप को पुल करेगा, यानी लात मार के बाहर निकाल पाएगा। तो यहां पर अगर बात की जाए तो OH माइनस, एक एग्जांपल लिए, मान लीजिए 2 न्यूक्लियोफाइल दिए, OH माइनस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है और हमको यहां दे दिया गया इनका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और 2 मोलर। पूछा गया SN2 रिएक्शन का रेट किस में हाई होगा, जहां कंसंट्रेशन हाई होगा उसमें ज्यादा होगा। ठीक बात, आगे आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना है आपको, जितने भी एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है यानी जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, OH माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस, PH2 माइनस, R माइनस, OR माइनस, CN माइनस, N3 माइनस,
RCOO माइनस आपका, ये सब क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले। इसमें आप हेलोजन भी ले सकते हैं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, उसको मैंने अलग से बताने का प्रयास किया है। और आपको याद रखना है जितने भी अमोनिया या 1 डिग्री एमाइन है, समझिएगा, वो सब न्यूट्रल है, जरूरी नहीं चार्ज हो, न्यूट्रल होंगे और नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन कर दे सकता है, यानी ये भी SN2 को फॉलो करते हैं, यानी एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल के तरीके काम करते हैं। ठीक बात। आगे 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उल्टा वो कन्फ्यूग्रेशन दिखाएगा अपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और केवल एक प्रोडक्ट बनता है। SN1 में रेसिमाइजेशन होता था, 2 बनते थे, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होता था जिससे रेसिमाइजेशन होता था। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने FCl BRI छोड़ दिया, क्या हमारा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो H+ नहीं दे पाएगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, इसका मतलब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चार्ज डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, यानी जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस एटम पे साइज जितना छोटा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको याद रखना है बिल्कुल, F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और फिर I माइनस। लेकिन यही न्यूक्लियोफिलिसिटी बदल जाती है अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे। बात समझना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपको देखनी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर देखनी है तो वो क्या देखा जाता है, साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस। याद रखना है क्या, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। तो ये 9 पॉइंट है जो SN2 रिएक्शन में काम आएंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन SN2 रिएक्शन नहीं देगा, जैसे SN1 में पढ़े थे वैसे यहां भी पढ़े। चलो भैया, तो SN2 रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ध्यान रखिएगा, क्या कौन, बहुत शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूं, SN2 रिएक्शन कभी नहीं देगा। बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपने ज्यादा पढ़ लिया है। सीधी सी बात है, जहां से लीविंग ग्रुप नहीं निकल पाएगा, बहुत कुछ करने के बाद भी ना निकल पाए, इसका मतलब है कि वो SN2 रिएक्शन कभी नहीं देंगे। ठीक, पहला एरिल हैलाइड, मैं हेलोजन लेके चल रहा हूं, एरिल क्लोराइड कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। समझते चलिए, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व है तो इसका सीधा सा मतलब है रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड का टूटना मुश्किल है, SN2 नहीं होगा। दूसरा एलिल टाइप, एलिल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब हैलाइड होगा, हम लोग जनरल ले रहे हैं। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, Cl और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, SN2 रिएक्शन का कोई चांस नहीं। तीसरी सिचुएशन, अगर कभी एरिल हैलाइड आ जाए नहीं देगा, विनाइल हैलाइड आ जाए
नहीं देगा। ऐसे ही कहा गया कि मान लीजिए अगर आपके पास ब्रिज पोजीशन पर हैलाइड है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था दोस्त SN1 में भी, ब्रिज पोजीशन पर अगर हमारे पास हैलाइड है ये, तो ब्रिज पोजीशन पर अगर हैलाइड है, ब्रिज पर हैलोजन मौजूद है, X का मतलब हैलोजन, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। रीजन आपको पता है, फटाफट बोल देते हैं। ब्रिज पर Cl लगा है, अगर हैलोजन हटा ब्रिज पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp2 कैरेक्टर आने लगेगा। ब्रिडिक्स रूल के हिसाब से एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, 120 डिग्री होना चाहिए, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि SN2 किसी कीमत पर देने वाला नहीं। चौथा इंपॉर्टेंट, जितने भी एल्किल फ्लोराइड है वो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, वो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि F- इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। F- क्या है? बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है, ये किसी काम का नहीं है, तो ये निकल ही नहीं पाएगा, तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। पांचवा दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, और बढ़िया सवाल बनता है इस पे। अगर इस तरीके से अपने को दिया तो आप कहोगे कि यार ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बिल्कुल सही बात कहोगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्या ये SN2 देगा? तो जवाब ये है कि भैया जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा तो पीछे से आना पड़ेगा, और जब पीछे से आना पड़ेगा तो पीछे जो भाई साहब ये लगे, ये बल्की ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? बल्की ग्रुप। तो कुछ तो लोग इनको बल्की ग्रुप बोलते हैं, और इन्हीं को सूमो पहलवान भी बोला जाता है, यानी सूमो ग्रुप। तो अगर ये सूमो ग्रुप है तो ये क्या करेगा? जो भी लिविंग ग्रुप आएगा उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। रिपेल कर देगा तो ये कभी भी इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने ही नहीं देगा। तो बोला जाता है अगर ऐसा, और ये ग्रुप कैसा है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल को हम लोग सूमो ग्रुप बोलते हैं। अगर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एल्किल हैलाइड से डायरेक्टली अटैच है तो ऐसा कंपाउंड इस सिचुएशन में, यानी ये वाला Cl कभी नहीं निकलेगा, यानी ये कभी भी SN2 रिएक्शन को नहीं। ये 5 चीजें याद रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी सवालों के माध्यम से। आगे आते हैं। अब यार अगर हम लोगों को SN1 रिएक्शन कराना है, सुनते चलिएगा, तो हमारा जो एल्किल हैलाइड है, कौन है? एल्किल हैलाइड, उसमें जो R है वो R 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। क्या हम लोग SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाते थे? मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, कार्बोकैटायन बनाते थे तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनना चाहेगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा SN1 के लिए, यानी SN1 में 3 डिग्री वाला बेहतरीन एल्किल हैलाइड होगा जो SN1 देने के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। अगली कहानी, अगर अपन लोग SN2 रिएक्शन कराने गए तो SN2 रिएक्शन में बोला जाता है क्या कम होना चाहिए? स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को पीछे से। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम हो तो क्या हम लोग बोलेंगे? अब एल्किल हैलाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री बढ़ाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। सिचुएशन 1 डिग्री सबसे जल्दी देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलाइड्स का। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यार मान लो अगर मैं आपके सामने एक बेसिक बात रखूं कि मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है जिसमें R मेरे पास इन 3 कैटेगरीज में मैंने बांट दिया है, जगह बची है तो बता रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री,
और 3 डिग्री। तो एक बात बताना जरा, 1 डिग्री वाला क्या करेगा, हम लोगों ने बोला SN2 देगा, तो 1 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन देगा मगर SN1 नहीं देगा। क्यों? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कार्बोकैटायन अच्छा बना ही नहीं पाएगा, नहीं देगा। SN2 क्यों देगा? क्राउडिंग कम होगी, आसानी से अटैक कर जाएगा। 3 डिग्री वाला SN1 रिएक्शन धूम धड़ाके से देगा क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, लेकिन SN2 रिएक्शन बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा होगी तो अटैक ही नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये बचे बीच में भाई साहब 2 डिग्री एल्किल। इसका मतलब इनमें ना ज्यादा क्राउडिंग है, ना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं, ना बहुत वीक बनाते हैं, तो बीच में अगर है तो ये SN1 और SN2 दोनों देते हैं। कल को पूछ लिया जाए कौन सा एल्किल हैलाइड है, SN1 SN2 दोनों देगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अपन लोग लेंगे। ये 5 ऐसे हैं जिनमें आप कभी भी नहीं मानेंगे, इस सिचुएशन में कभी भी हम SN2 नहीं करेंगे। इतना याद रखिएगा। सवाल करते हैं। चलते हैं भैया, 9 सवाल हैं, 9 सवाल में सारा मामला निपटा दूंगा। आई NaIAC2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो SN2 की बात कर रहे हैं। अब ये बताइए आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-, किसे रिप्लेस करने जाएगा? Br-। अब ऐसे सवालों में दिक्कत क्या आती है, आपको ये पता है Br हटेगा, I- जुड़ेगा, लेकिन पीछे जुड़ेगा। तो अगर पीछे जुड़ेगा तो आपको याद रखना है हेलोजन जहां लगा है, वर्टिकल पर लगा है अगर, तो रिवर्स करके जोड़िए न्यूक्लियोफाइल को, हॉरिजॉन्टल लगा है तो रिवर्स करके जोड़िए। कैसे? देखिएगा, जब अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा, ये तो तय बात है। H और D सेम रहेंगे, लेकिन Br हटेगा जब, तो Br हटते ही I- Br की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसके अपोजिट आएगा। तो अगर अपोजिट आएगा तो यहां I होगा और यहां पे भाई साहब ये ट्राइटियम यानी कि T। बात समझ में आ रही है? इसी रिएक्शन में अब आपको लग रहा होगा एसीटोन क्यों लिए? एसीटोन इसलिए लिए, ऐसे ही बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन, और बताऊंगा कहां पहुंच रहा हूं। Na जो है वो Br- के साथ NaBr बना लेगा, और NaBr अगर बनाएगा तो NaBr का एसीटोन की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन। तो अगर प्रेसिपिटेट आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आना इसलिए जरूरी है कि रिएक्शन तो आपने करा दी, लेकिन जो I जुड़ा है, I जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और I- एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती थी? लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन आया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि एल्किल हैलाइड से एल्किल आयोडाइड का बनाना NaI एसीटोन की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। नाम याद रखना है आपको, क्या बोलेंगे बेटा? फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। तो याद रखना है, बॉन्ड रिवर्स हो जाए। यहां आते हैं, SN2 ही करा रहे हैं, I- न्यूक्लियोफाइल है, Br- को हटना है, जहां पर है अपोजिट कर दीजिए। तो अगर अपोजिट करेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है, तो H D D इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CH3 दोस्त ऊपर और I नीचे। क्लियर है बात? NaBr बनेगा, साइड प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे आता है, अब यहां आते हैं भाई साहब, ये फिशर प्रोजेक्शन था, वेजनैश प्रोजेक्शन आया था, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn-। कहां जाएगा? Br हटेगा और उसकी जगह जाएगा, लेकिन Br डार्क और डैश का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब है Br बाहर है और H इस बोर्ड के पीछे है। तो मैं इसको ये बोलूंगा कि भैया मुझे इतना पता है कि SN2 अगर करा रहे हैं तो जहां Br लगा था, अगर तुम इसे कह रहे हो बाहर और इसे कह रहे हो अंदर, तो Br अगर बाहर लगा था तो Cn- यानी न्यूक्लियोफाइल बाहर नहीं लगेगा, अंदर लगेगा। तो अगर अंदर लगेगा तो डैश वाली पोजीशन पे कौन पहुंच जाएगा? Cn। और H जो है वो डार्क वाली पे चला जाएगा।
यानी यहां पर आप कन्फ्यूग्रेशन को पलट देंगे। पलटना आसान है, इन दोनों को रिवर्स मार दीजिए, जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरी जगह आएगा। यहां से खेल स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn-। क्या कराने जा रहे हैं? SN2। अब सुनिएगा क्या भी पढ़ा है, एरिल हैलाइड SN2 नहीं देता, मतलब यहां से SN2 नहीं होगा। बेंजीन हैलाइड है, इसके बारे में कोई बात नहीं है, ये Cl रिप्लेस होगा, Cl- अटैक करेगा, Cl- निकल जाएगा। कंफ्यूग्रेशन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो भाई साहब इस Br को एज इट इज रखें। यहां इसमें हेलोजन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी से कोई मतलब नहीं है, एरिल हैलाइड कभी भी नहीं देगा, तो ये Br ऐसे ही रहेगा। यहां पर Cl की जगह Cl, ध्यान रखना। यहां आते KSH यानी SH-। SH- अगर है तो ये तो विनाइल पोजीशन हो गई, और विनाइल वाला I नहीं देगा SN2, तो ये केवल और केवल इस कार्बन पे अटैक करेगा और I- निकलेगा। आप इस I को नहीं हटाएंगे, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये सवाल, तो ध्यान रखना है, इस I को नहीं हटाना है, या कोई भी हैलाइड होता नहीं हटाते। यहां पर क्या लगा दोगे? SH, जो न्यूक्लियोफाइल। एक्वस के OH लिए OH- न्यूक्लियोफाइल होगा। एरिल हैलाइड कौन है? एरिल हैलाइड, इस Cl को छूना भी नहीं है, केवल यहां इस कार्बन पे अटैक करोगे और Cl- को निकालोगे। इसीलिए मैंने सारे केस आपको बता दिए, अच्छे सवाल बहुत आराम से हो जाएंगे। यहां पर Cl रहेगा, और यहां पे अगर बात करेंगे तो Cl के हटने से OH। अच्छा, कंफ्यूग्रेशन दिया नहीं है कोई, तो हम डायरेक्टली लगा दे रहे हैं। अगर दिया होता तो भाई हमें पता है इन्वर्टेड बनता है, पलट पलट के लगाएंगे उसको, इधर है तो पलट के लगाएंगे, ध्यान रखना। इस तरीके से दिया। अब कंफ्यूग्रेशन दिया है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, आपको पता है ये है क्या? Na+PHS-, यानी फेनिल के साथ S- जुड़ा है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। एसीटोन है, SN2 को फेवर करवाएगा। क्या करना है? आप इसको एज इट इज बना लीजिए, ये है। अब ये दो बॉन्ड है, ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, कौन इक्वेटोरियल है कौन एक्सियल है। Br जहां लगा है वहां ये नहीं लगेगा, अपोजिट यानी D के पास आएगा। इसका मतलब SPH और यहां से ड्यूटेरियम ऊपर, तो रिवर्स आपको दिख जाएगा। नाश NaSH, Na+SH- आते हैं। एक बात बताओ, एल्किल फ्लोराइड नहीं देते, एल्किल फ्लोराइड SN2 नहीं देते, तो केवल और केवल Cl- निकलेगा। ये कोई कंफ्यूग्रेशन नहीं है, ये कोई कंफ्यूग्रेशन नहीं है। तो कंफ्यूग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिखाना चाहे तो पलट के लिख सकते हैं। वैसे तो वो कंफ्यूग्रेशन दिखाए, लेकिन हम लोग क्योंकि लिख रहे हैं तो हम लोग ये बोलेंगे भैया जहां Cl लगा था वहां SH नहीं आएगा, दूसरी जगह आएगा, यहाँ H है। यहां K+Cn-। दो हैलाइड है, मगर इस हैलाइड के बगल में सूमो पहलवान मौजूद है। कौन है? सूमो ग्रुप। तो अगर सूमो ग्रुप है, मतलब आप इसको मान लो, इतने पोर्शन को मान लो ये सूमो ग्रुप है, तो सूमो ग्रुप अगर मौजूद है तो इसका मतलब है इस हैलाइड पे कुछ भी होने वाला नहीं है, केवल और केवल इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl- निकल जाए। तो प्रोडक्ट हमारा Cl, CH2, C, CH3, CH3, CH2, CH2 और यहां पे Cn आ जाएगा इसकी तरह। तो दोस्त सवाल आपके सामने है, SN1 SN2 आपके पास है। मैं आपको, जैसे मैंने पिछला SN1 का असाइनमेंट आपको दिया था और उसका सॉल्यूशन भी आपको बता चुका हूं, तो बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है। इसको भी पूरा कॉपी में प्रॉपर नोट करना है, एक एक पॉइंट नोट करना है, चीजों को ध्यान रखना है, जहां जो बताया गया है उसे ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी SN1 और SN2 में धोखा नहीं खाएंगे।
और SN1 और SN2, क्योंकि दो चीजें डिसाइड करता है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो जरूरी नहीं है कि एल्किल हैलाइड में ही होगा, ये बहुत जगह हो सकता है, तो वहां पर भी ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी। तो आई होप कि आप इन चीजों को सही से समझ पाए होंगे और हम लोग अगले टर्म पे कुछ नई बात करते हुए। वैसे मैं इसका असाइनमेंट अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे देखेंगे और अगर आप करेंगे तो व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।